अरे वो देखो, मशीन गन हटाई जा रही है। फतह कदल ग्रुप के एक नौजवान ने चिल्लाते हुए छत की तरफ इशारा किया। सब ने एक साथ पलट कर देखा। मशीन गन वाकई नीचे ले जाई जा रही थी। वो मुतमईन होकर एक बार फिर उस सड़क की तरफ देखने लगे जहाँ से सायरन की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर बाद 3 गाड़ियां नमदार हुईं। अगली गाड़ी की खिड़की से सफेद रुमाल लहराया जा रहा था। ये देखकर मुश्ताइल नौजवानों में खुसर फुसर शुरू हो गई। इससे कबल के वो पथराव शुरू करते, तीनों गाड़ियां गेट के बिल्कुल करीब रुक गई और अगली गाड़ी से एसपी उतरा जिसका होल्स्टर खाली था। ये तो निहत्था है। नौजवान हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। नया जाल लाया पुराना शिकारी, किसी ने पीछे से फिक्रा चुस्त किया। अगली सफ वाले भी बहरहाल मशकूक अंदाज में एसपी की तरफ देख रहे थे जो बहुत एतमाद के साथ उनकी तरफ आ रहा था। मेरा नाम एसपी अब्दुल्ला है, तुम्हें क्या शिकायत है नौजवानों? एसपी अब्दुल्ला। ये नाम अगली सफ से आखिरी सफ तक लहर की सूरत में फैलता चला गया। मेरा नाम बसीर है, बसीर। एक नौजवान ने आगे आते हुए कहा, हमें शिकायत ये है कि हमारे इलाके पर भारतीय गासबों ने कब्जा कर रखा है और हम। 1 मिनट। एसपी अब्दुल्ला ने बसीर की आंखों में आंखें डाल दी। तुम इस वक्त की बात करो, आज और इस लम्हा की। तुमने थाने का घेराव क्यों कर रखा है? इसलिए कि हमारे 13 साथी नाहक गिरफ्तार किए गए हैं और इन्हें थाने में बेड़ियां लगा कर रखा गया है। उनके नाम हमें नाम नहीं मालूम। तब फिर वो तुम्हारे साथी कैसे हो गए? एसपी साहिब। एक और नौजवान आगे आ गया। ज्यादा ड्रामाबाजी मत करो वरना बकवास बंद करो गधे। एसपी अब्दुल्ला ने गरज कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह गुफ्तगू करते हुए? क्या तुम इसी अंदाज में अपनी तहरीक चला रहे हो? राशिद ऐसे नहीं, हट जाओ तुम। बसीर अपने साथी पर बरस पड़ा। फिर एसपी की तरफ देखकर उसने कहा, हम जुलूस में जा रहे थे कि मुझे सब मालूम है। एसपी का लहजा बहुत धीमा था, सरगोशी की हद तक धीमा। तुम सरकारी जाल में फंस रहे हो। वो यही चाहते थे कि तुम थाने पर हमला करो ताकि तुम्हें मशीन गन से भून दिया जाए। अकल से काम लो नौजवानों, अभी तुम्हें बहुत बड़ी और लंबी जिदोजहद करनी है। सिर्फ बसीर ही ये जुमला सुन सका। उसकी आंखें मारे हैरत के फटी रह गईं। ताहम उसने संभाला लिया। वो थाने की तरफ देखने लगा जिसके फाटक के पीछे दर्जनों पुलिस वाले पोजीशन लिए हुए थे। सॉरी सर, मगर हम असीरों की रिहाई के बगैर नहीं जाएंगे। बसीर का जवाब दो टोक था। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर इन लड़कों पर कोई इखलाकी जुर्म नहीं तो इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। एसपी ने कहा, इखलाकी जुर्म वाली बात आप थानेदार से अभी पूछ लें। ऐसे नहीं, एसपी ने जवाब दिया। तुम लोग कम से कम 100 कदम दूर हट जाओ। मैं थाने के अंदर जाऊंगा और फिर। ये ऐसे नहीं मानेगा बसीर। राशिद फिर आगे आने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार बसीर के इशारे पर उसे कई नौजवानों ने धक्का देकर और ज्यादा पीछे कर दिया। अब्दुल्ला साहिब गाड़ी में बैठकर गेट तक पहुंचे। गेट खुला, गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो खटक खट सलूट मारे जाने लगे और अंदर अपने कमरे में मंगूराम डीआईजी पांडे से गुफ्तगू करके रिसीवर रख रहा था। डीआईजी ने दो टोक अंदाज में कहा था कि वो तिवाड़ी की बजाय अपने एसपी की बात पर ध्यान दे। ये खबर पर लगाकर उड़ी कि चिनार बाग थाने का मुहासरा करके नौजवानों ने 13 कैदी रिहा करा लिए हैं। चंद ही लम्हों में इस खबर को लाउड स्पीकर पर नशर किया जा रहा था। जुलूस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खबर फैलती चली गई। लोगों में नया जोशो खरोश पैदा हो गया। तभी अचानक हल्की हल्की हवा चलने लगी। दूर दूर तक दरख्त झूमने लगे। उनकी कतारें इस तरह झूम रही थी जैसे वो भी मुतहरक इंसानों के समंदर में शामिल हों, चल रहे हों, नारा जन हों। इन्हीं दरख्तों के साथ साथ सिकंदर और उसके साथी भी थे। टीपू और फराज खवातीन के जुलूस के साथ। सिकंदर की नजर भी जुलूस के शुरका पर जमी हुई थी और उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। उसे इतने बड़े जुलूस की तवक्को नहीं थी। इस मजमा को देखकर उसे वो दिन याद आ गए जब मुजाहरे के नाम पर 100 अफराद जमा करना भी मुश्किल था। भारतीय साम्राज्य मुर्दाबाद। रहनुमा जीप से नारे लगने शुरू हो गए। जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, आजादी के 3 निशान, अल्लाह, मोहम्मद और कुरान। सिकंदर का चेहरा खिल उठा। इन मुजाहिदाना नारों ने दिलों को गरमा दिया था। इनसे रूह तक में पाकीज़गी जन्म ले रही थी। एक नौजवान जो पसीने से शराबूर था दीवाना वार नारों के रिदम पर रक्स करने लगा। उसके कपड़े मैले और बोसीदा थे। नंगे पैरों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन पेशानी पर अजीब सी चमक थी। आंखों में आजादी के लिए लड़ मरने का यकीन और जज्बा था। तभी दूर से खवातीन के नारे सुनाई देने लगे। मतलब वाज़ेह था, कब्रिस्तान में शहीद की लहद पर गुलपाशी करके औरतें अब इसी तरफ आ रही थी। सिकंदर मुस्कुराता हुआ रहबर जीप की तरफ जाने लगा। सुर्फो सफेद और छरीरे बदन वाली लड़की जिसके बाल कमर तक थे मुसलसल बड़ी दिलजमी से नारे लगा रही थी। शैला और लड़की में कदरे फासला था और शैला सोच रही थी
کہ اس لڑکی میں کتنا حوصلہ ہے۔ وہ راستے میں حائل عورتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی لڑکی تک پہنچ گئی۔ یہاں صورتحال واضح تھی، اس لڑکی کا تعلق یقیناً اس گروپ سے تھا جس سے شیلا متعارف نہ تھی۔ وہ بھی انہی لڑکیوں میں گل مل گئی۔ جلد ہی وہ مرکزی جلوس تک پہنچ گئی۔ شیلا نے ادھر ادھر دیکھا مگر زوبی اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اتنے ہجوم میں دونوں 1 گھنٹے پہلے الگ الگ ہوئی تھی۔ تبھی اچانک رہبر جیپ سے اعلانات ہونے لگے۔ شیلا نے لاؤڈ سپیکر پر امتیاز کا نام سنا تو مسرت سے سٹیج نما پلیٹ فارم کی طرف دیکھنے لگی۔ حسب توقع پلیٹ فارم پر سکندر نمودار ہوا۔ ابھی سکندر نے پہلا جملہ بھی ادا نہیں کیا تھا کہ عورتوں والے ایک حصے میں ہلچل سی مچ گئی۔ 4-5 عورتیں جیپ کے قریب آ رہی تھی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ ان میں زوبی بھی شامل تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند تھے۔ وہ سیاہ پیراہن اور سیاہ دوپٹے میں نشان فتح بناتی ہوئی یونانی دیوی لگ رہی تھی۔ ساتھیو، دوستو، بھارتی سامراج کا سنگھرش ڈاواں ڈول ہے۔ آزادی، انقلاب اور حریت فکر کی بلند موجیں اٹھنے لگی ہیں۔ آج اعجاز ڈار کی برسی ہے، اس کا یوم شہادت ہے۔ آؤ اتنے زور سے نعرے لگائیں کہ دلی دربار تک لرز اٹھے۔ سکندر کی اس دعوت پر ہزاروں افراد نعرے لگانے لگے۔ ہر طرف بونچال سا آ گیا۔ شیلا کو آج پھر اندازہ ہوا تھا کہ عوام کی آواز کتنی بلند، کتنی گرجدار اور کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ عاصم کو اس نے اس کے مخصوص انداز کی وجہ سے پہچان لیا۔ وہ زوبی سے قدرے دور سر سے پیر تک سیاہ لباس میں تھا۔ سیاہ نقاب اس نے پہن رکھی تھی اور اس کی رائفل صاف نظر آ رہی تھی۔ شیلا نے کسی اور کو تلاش کرنا چاہا مگر اس میں ناکام رہی۔ ٹیپو یقیناً آس پاس ہی تھا۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ ساتھیو، سکندر نے ہاتھ اٹھایا تو نعرے بند ہو گئے۔ ہم سب اعلیٰ اور پاک ارادے رکھتے ہیں۔ ہم جموں کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں۔ بھارتی تسلط سے آزادی، غلامی سے آزادی، زور و جبر سے آزادی، بھوک سے آزادی، غربت سے آزادی اور پاکستان سے الحاق کرنے کی آزادی۔ اس بار جو نعرے بلند ہوئے وہ بہت پرجوش تھے۔ لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ کتنی سچی بات کہہ رہا ہے یہ شخص، ایک عورت نے آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ سچ ہی تو کہہ رہا ہے۔ تم نے سنا لڑکی؟ وہ شیلا کو ٹوکا مار کر بولی۔ جی میں نے سنا۔ شیلا مسکرانے لگی۔ اور اس آزادی کی خواہش نے ہمارے اعجاز ڈار کو بے چین و بےقل کر رکھا تھا۔ اس نے عروس آزادی کی مانگ میں افشاں بھرنے کے لیے اپنا لہو پیش کر دیا۔ سکندر کی تقریر جاری تھی۔ اعجاز ڈار نے شہادت پائی۔ ابھی شاکر آباد میں عباد اللہ بھی شہید ہوا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کشمیری اپنے مقدر کا فیصلہ آپ کر سکیں۔ ہم شہیدوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، ان کی تکمیل کریں گے، ان کا خون رائیگاں جانے نہیں دیں گے۔ نعرے ایک بار پھر لگنے لگے۔ اور اب میں ان سے مخاطب ہوں جو کشمیر سے غداری کر رہے ہیں۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ غلاموں کی طرح بھارتی حکمرانوں کے آگے بچھے جا رہے ہیں، ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے کشمیریوں کا سودا کر رہے ہیں۔ مگر میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ بس بہت ہو گیا۔ قتل عام کی سازش نہ کریں، کشمیر کے نوجوانوں کو زندان خانوں میں ہلاک نہ کریں۔ ہاتھ روک لو اپنا غدارو، ورنہ ہم یہ ہاتھ کاٹ پھینکیں گے۔ سکندر یہ کہتے ہی اتر گیا۔ تبھی زوبی کے قریب ایک اور سیاہ پوش نظر آیا۔ شیلا کے رخساروں پر رنگ دہکنے لگا۔ وہی ٹیپو تھا، اور ٹیپو سکندر سے شاید یہی کہہ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل چلے۔ وہ اپنے سیاسی قائد کے بارے میں پریشان تھا جس کی گرفتاری کے لیے سری نگر میں سرگرمیاں شروع ہو چکی تھی۔ شیلا کے دیکھتے ہی دیکھتے سکندر سیاہ پوشوں کے درمیان گم ہو گیا۔ جلوس اب پھر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی منزل امر سنگھ کالج کا عقبی میدان تھی جہاں اعجاز ڈار شہید کی روح کو احسال ثواب کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ جیپ سے اب کسی کی ریکارڈ شدہ تقریر ہو رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا تھا۔ تقریر اگرچہ پرجوش تھی مگر طویل ہونے کے سبب جلد ہی اس کی جگہ نعروں نے لے لی۔ زوبی اچانک ہی شیلا سے آ ٹکرائی۔ دونوں نے ہاتھ تھام لیے۔ دونوں فاتحانہ انداز میں نعرے لگاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ان کا ہر قدم انہیں منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس غلام جیلانی پنڈت نے ریسیور پٹک کر دونوں ہاتھ میز پر رکھ دیے۔ اس کی حالت ناگفتہ بات ہی۔ لال چوک سے امر سنگھ کالج کی طرف جانے والا جلوس اندازوں کے برخلاف بہت بڑا تھا۔ اسے اتنے بڑے جلوس کی توقع نہیں تھی۔ اس کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہوئی تھی کہ جلوس سے خطاب کرنے والا وہ شخص جس کو گرفتار کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے گئے تھے کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ اس کے بارے میں آخری اطلاع یہ تھی کہ وہ جیپ سے اترا اور ہجوم میں گم ہو گیا۔ بظاہر اس کا نام امتیاز تھا لیکن غلام جیلانی پنڈت کو یقین تھا کہ یہ شخص امتیاز نہیں۔ پولیس کو اس کی جو تصاویر ملی تھی وہ سب انتہائی گھٹیا تھی۔ کہیں سائڈ پوز تھا تو کہیں تصویر اتنی دھندلی تھی کہ چہرہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ مخبروں نے جو اطلاعات دی تھی وہ متضاد تھی۔ کسی نے اسے سرخ و سفید لکھا تھا تو کسی نے سانولا،
किसी रिपोर्ट में उसका कद दराज था तो किसी में पस्ता कामत। सिर्फ आईबी की रिपोर्ट में ये था कि वो शख्स हाल ही में हाई कोर्ट की इमारत में नजर आया था। आईबी की ये रिपोर्ट जो अभी टेलीफोन पर मिली थी नाकाफी मगर अहम थी। डीजी पुलिस ने आईबी को हिदायत की थी कि वो फॉलो अप करें। टेलीफोन की घंटी 12 बजी तो पंडित ने फौरन चुंगा उठा लिया। डीजीपी स्पीकिंग। उसका लहजा शिकस्ता था। जुलूस अब अमर सिंह कॉलेज के अकब में मैदान की तरफ आ रहा है। मैदान में लोग पहले ही मौजूद हैं। क्या उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस फेंकने की तयशुदा हिकमत अमली बरकरार रहेगी? पूछने वाला स्पेशल स्क्वाड सब इंस्पेक्टर अदरीस था, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो लोगों को मैदान में जमा न होने दे। इसके लिए अदरीस ने मैदान में पानी भी छोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद लोग जोक दर जोक फातिहा खानी में शिरकत के लिए वहां पहुंच रहे थे। अभी जुलूस आना बाकी था। तुम सब नाअहल हो, पंडित चिल्ला उठा। अब क्या पूछ रहे हो? उस वक्त क्यों नहीं पूछा जब लोग पानी छोड़े जाने के बावजूद मैदान में दाखिल हो रहे थे? इसलिए कि इतने लोगों को मुंतशिर करना उस वक्त भी मुश्किल था और अब भी मुश्किल है। ये तुम्हारा एतराफ शिकस्त है? डीजीपी ने गुरा कर कहा। नहीं, एतराफ हकीकत। सर एक बात पूछूं, क्या आप हजारों लाखों अफराद के मजमा को कुव्वत के जोर पर काबू कर सकते हैं? क्या बक रहे हो? गुलाम जलानी पंडित ने पहलू बदलते हुए बड़े गुस्से से कहा। मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूँ जनाब। सब इंस्पेक्टर इदरीस का अंदाज बेहद जारहाना था। यहाँ अगर जनरल डायरेक्टर भी होता तो भाग निकलता। मैं तो एक मुसलमान कश्मीरी हूँ। तुम हुक्म उदूली के मुर्तकिब हो रहे हो। गौर से सुनो। तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है वो इस्तेमाल करो। मेरे पास आंसू गैस के गोले हैं जनाब, और ये गोले मैं निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब फिर चार्ज इंस्पेक्टर बदर आलम को देकर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो। अब ये भी मुश्किल है। मैंने अपनी इखलाकी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको फोन किया है कि मैं भारतीय गुलामी में मजीद नहीं रह सकता। मैं वर्दी उतार कर हुर्रियत पसंदों में शामिल हो रहा हूँ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो। पंडित दाड़ने लगा, मगर दूसरी तरफ अब सिर्फ साई साई की आवाज आ रही थी। इदरीस राब्ता मुनकता कर चुका था। डीजी पुलिस ने वायरलेस पर बदर आलम से राब्ता कायम किया तो वहाँ की सूरत हाल बहुत हैरत अंगेज थी। बदर आलम मुसलसल खांस रहा था। उसकी आवाज भराई हुई थी। वो सब इंस्पेक्टर इदरीस काम दिखा गया सर, बदर आलम ने बमुश्किल कहा। उसी वक्त गुलाम जिलानी पंडित को बहुत से अफराद के चीखने और खांसने की आवाजें सुनाई दी। क्या हुआ? जल्दी बोलो। वो आंसू गैस के गोलों समेत तकरीबकारों से जा मिला है। उसके साथ 10 पुलिस वाले हैं। आंसू गैस के शेल और गने उन्हीं के पास थी। डायरेक्टर जनरल कश्मीर पुलिस की हालत गैर हो गई। अगले लम्हे हर तरफ एक ही खबर फैल रही थी। कश्मीर पुलिस ने बगावत कर दी। सब इंस्पेक्टर इदरीस ने हेड कांस्टेबल शराफत को शाबाश देते हुए एक गोला खुद भी दाग दिया जो सीआरपी की सफों के अकब में इस तरह गिरा कि सारे ट्रक गैस की लपेट में आ गए। बस इसी जगह शेल गिराते रहो शराफत, अवाम महफूज रहेंगे। हवा का रुख भी अवाम के हक में है। बस ये ख्याल रखना कि गोले ट्रकों के अकब में गिरे, आगे नहीं। ऐसा ही होगा साहिब, शराफत ने लहक कर कहा और अपना शेल भी फायर कर दिया। सीआरपी और रेगुलर पुलिस के 400-500 जवान बुरी तरह परेशान थे। उनमें अफरा तफरी फैल गई थी। अवाम हैरत ज़दा थे, लेकिन उनमें मौजूद हुर्रियत पसंदों ने सूरत हाल का अंदाजा लगाने में जरा भी गलती नहीं की थी। सुनो, टीपू ने आसिम को करीब बुलाकर कहा, कुदरत ने आज हमें बहुत बड़ा इनाम दिया है। तुम अपने लोग ले जाओ और इन तमाम पुलिस वालों को जो मुनहरिफ हो चुके हैं बाहिफाजत निकाल लो। इन्हें अपने सेंटर्स पर मुंतकिल करना जरूरी है, वरना ये सब पकड़े जाएंगे। टीपू की आवाज खुशी से शायद लर्ज रही थी। ये पहला मौका था कि पुलिस वालों ने दौराने एक्शन न सिर्फ मुजाहिदीन की तरफदारी की थी, बल्कि अपनी बंदूकों का रुख भी उस पुलिस की तरफ कर दिया था जो फातिहा खानी के लिए आने वालों को किसी न किसी तरह मुंतशिर करना चाहती थी। मौलाना साहिब, फातिहा शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह। मेगाफोन पर किसी की आवाज सुनाई दी। उसी लम्हे पुलिस फोर्स के एक दस्ते ने मैदान की तरफ चार्ज करना चाहा तो मुजाहिदीन की बंदूकें हवाई फायरिंग करने लगी। शराफत, इदरीस उस वक्त पूरी तरह फाल था। उस तरफ जरा देखो तो कितने आहन पोश मैदान की समत में लपक रहे हैं। ये बजाते खुद फातिहा खानी भी रोकना चाहते हैं। तुम और सलामत दोनों अपने थैले लेकर सामने वाले दरख्त की आड़ ले लो और इन्हीं पुलिस वालों को गैस का जायका छिखा दो। क्या वापसी पर जायका से मुतालिक उनकी राय भी पूछ लो इदरीस भाई? जरूर पूछ लेना, बशर्ते कि वो होश में हो। इदरीस ने हंसकर जवाब दिया। उस वक्त गैस के शैलों से सजी हुई 2 भारी पेटियां उसके कंधे से सीने तक झोल रही थी। उसके हाथ में शेल फायर करने वाली गन थी और होल्स्टर में माउजर। वो आज सुबह ही अपनी माँ से कह कर आया था कि वो जिंदगी की तरफ जाना चाहता है। माँ ने जब उसके सीने पर 2 हथड़ मारते हुए पूछा कि क्या आज भी वो अपने ही बच्चों और भाइयों पर गैस गिराएगा, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं माँ जी, ऐसा आइंदा नहीं होगा। इस वक्त वो माँ जी से किए हुए वादे पर अमल कर रहा था।
मुजाहिदीन की जबरदस्त हवाई फायरिंग के बायस इंस्पेक्टर बदर आलम की सरकर्दगी में चार्ज करने वाली पुलिस पार्टी आरजी तौर से रुक गई थी। शराफत और सलामत दोनों सगे भाई अपने अपने थैले लेकर बहुत फुर्ती से दौड़ते हुए चिनारों के तनों में छुप गए, लेकिन दाएं बाएं 4 स्याहपोश देखकर घबरा गए। स्याहपोशों की भी यही हालत थी। कौन हो तुम? ये आवाज मंजूर उल इस्लाम की थी। उनके साथ अहसन डार भी थे और सलाहुद्दीन भी। उनकी क़यादत जनरल मूसा नामी कमांडर कर रहे थे और इस वक्त उन बड़े कमांडरों ने खुद को टीपू की कमान ही में रखा था। अस्सलाम वालेकुम। शराफत ने घबरा कर सलाम कर डाला। ताहम ये इसी सलाम का एजाज था कि मुजाहिदीन के बिगड़े हुए तेवर कदरे ठीक हो गए। वालेकुम अस्सलाम, मंजूर उल इस्लाम ने जवाब दिया। लेकिन सुनो भाई, तुम अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई के लिए आए हो तो दूसरा मोर्चा देख लो। यहाँ तो हम पहले ही से बैठे हुए हैं। हम आपके साथ हैं जनाब, बिल्कुल नए साथी। सलामत ने सर हिलाते हुए कहा, हम ये वर्दी भी उतारना चाहते हैं लेकिन हमारे पास दूसरा लिबास नहीं। इसके बगैर आप हमें बेशरम, नंगा और खबीस कहकर बस मेरे भाई बस, मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तुम्हारे इन जज्बों को कबूल करे। हमें पुलिस की हर उस टोली के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत मिली है जो शामियाने तक पहुँचने की कोशिश करे। वहाँ एजाजदार शहीद की रूह को एहसाले सवाब के लिए फातिहा खानी शुरू हो चुकी है। तब फिर आप देखते रहें ये गोले किस काम आएंगे। शराफत ने अपने थैले से सुर्ख रंग के शेल निकाल कर गन में फिट करते हुए कहा। 1 मिनट। एहसन डार क्लांच भर कर आगे गए। वहाँ उन्होंने बहुत तेजी से एक ब्रस्ट मारा। इस ब्रस्ट की आवाज सुनते ही एक बख्तरबंद गाड़ी वापस चली गई। ये बख्तरबंद गाड़ी मैदान में ही लाई जा रही थी। एहसन डार उल्टी छलांग लगाकर ऐन उसी जगह पहुंच गए जहां से उन्होंने जक्कन लगाई थी। तो मैं ये कह रहा था कि गैस के ये गोले हमारी ही आंखों से चश्मा शाही का पानी खारिज करना शुरू न कर दें। आप देखते रहें। इजाजत। सलामत ने गन सीधी कर ली। बिस्मिल्लाह मेरे मुजाहिद भाई। वो सब उन दोनों को बड़ी मोहब्बत से देख रहे थे। सीआरपी के 2 ट्रक जिनका रुख मैदान की तरफ था उनका शिकार बने। दोनों शेल ठीक ट्रकों पर गिरे। उनमें मौजूद दर्जनों अफराद ने हवास बाख्ता होकर छलांगे लगा दी। जो सबसे पहले नीचे कूदे थे खसारे में वही रहे, क्योंकि अभी उन्हें उठने की मोहलत भी नहीं मिली थी कि उनके अपने साथी उन पर कूद गए। ये पुलिस के हाथी थे, अपनी ही फौज को रौंद रहे थे। उसी वक्त एक और तमाशा हुआ। गैस से मुतासिर होने वाले ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स की तो कम से कम 6 अफराद उसके बारी पहियों के नीचे आकर कुचले गए। उनकी हड्डियां दर्जनों जगह से टूट गईं। फिर तो हर तरफ हाहाकार मच गई। खौफ ने पुलिस को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मजीद 2 शेल ट्रकों के दाएं बाएं गिरे तो भगदड़ सी मच गई।